तो कमला हैरिस और जो बाइडेन को सुन रहे थे आप, जिनका साफ तौर पर कहना था कि ईरान एक पोटेंशियल थ्रेट है इजराइल के लिए, और ये बात कल के इन मिसाइल अटैक से साबित होती है। लेबनान में हिजबुल्लाह को किस तरीके से इजराइल ने खत्म किया, ये बीते कुछ दिनों में हमने देखा, और इस मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि कहां कहां इजराइल में हमला किया गया है। तेल अवीव को निशाना बनाया गया, नबातिम, डिमोना, होरा, बीरशेवा, हॉन इशरॉन, ये तमाम वो इलाके इजराइल के जहां पर मिसाइल अटैक्स किए गए। 30 मिनट तक ये हमले चलते रहे। ईरान ने कई मिसाइलें इस तहत दागी। इजराइल हालांकि कह रहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा। ईरान ने करीब 180 मिसाइलें दागी। 30 मिनट तक ये जवाबी कार्रवाई चलती रही है। इजराइल चेतावनी दे रहा है और धमकी भी दे रहा है कि इसका खमियाजा भुगतना होगा, लेकिन आयरन डोम ने दरअसल 180 मिसाइल मार गिराए हैं और इजराइल की तरफ से कहा गया कि उनके हमले नाकामी रहे। लेकिन ईरान ये कह रहा है कि 90%, यानी जहां वो टारगेट करना चाह रहे थे 90% तक उन्हें कामयाबी हासिल हुई। तेहरान यूनिवर्सिटी के रिसर्चर लक्ष्मण सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। जिस तरीके से अभी इस वक्त वार पलटवार की स्थिति ईरान और साथ ही इजराइल के बीच बनी हुई है, और यूएस भी ये मान रहा है कि एक बहुत बड़ा पोटेंशियल थ्रेट वो ईरान में देख रहा है, आगे भी इस तरह के मिसाइली हमले ईरान की तरफ से किए जा सकते हैं, लेकिन आगे की स्थिति का आकलन आप किस तरीके से करते हैं? देखिए, स्थिति ये है कि ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि पिछले करीब 35-40 साल से जो ईरान इस लड़ाई को लड़ रहा था रेजिस्टेंस की, वो अपने प्रॉक्सी के द्वारा लड़ रहा था। हमास हो गया, अभी जो नया ग्रुप है जो कुछ ही साल पहले आया, अल अंसार और हिजबुल्लाह। तो अब ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया था इस्माइल हानिये की हत्या के बाद जो तेहरान में हुई, और इनके सबसे बड़े प्रमुख सहयोगी थे हसन नसरल्लाह, और उनकी हत्या के बाद ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया था कि अब आप सिर्फ जो लिप सर्विस मत कीजिए, और अब आपको हमला करना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर में भी घुसखोरी भी मारा है। तो इस वजह से ईरान को रेस्पॉन्ड करना पड़ा। लेकिन ये रिस्पांस पहली बार तो है नहीं। अभी अप्रैल में भी ईरान की तरफ से लक्ष्मण जी ऐसे ही कुछ हुआ, अब फिर एक बार से ये हमला। तो ये सिर्फ एक मैसेजिंग के लिए, अपने प्रेशर को कम करने के लिए है, या ये महायुद्ध को निमंत्रण देता हुआ है? देखिए, जो ईरान जो देश है ये एक थियोक्रेटिक कंट्री है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, अभी तो शायद अफगानिस्तान भी है, जो इस्लामिक थियोक्रेसी के ऊपर बेस्ड है। इस देश की जो बागडोर है वो धार्मिक नेताओं के हाथ में है, और जो यहाँ का धर्म है वो शिया धर्म है, जो शिया इस्लाम की एक ब्रांच है, और यहाँ शहादत को सबसे बड़ा दर्जा हासिल है। अगर आप ईरान में आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ शहादत को बहुत बड़ा माना जाता है। हजरत हुसैन से यहाँ प्रेरणा लेते हैं लोग, और डरते नहीं है बिल्कुल भी। तो इसी वजह से ये जो मैं बताना चाहता हूं आपको कि यहाँ ये ईरान की जो सरकार का जो मूल मंत्री है वो शहादत है, तो इनको ये करना ही करना था। और ये सिर्फ शोबाजी नहीं है, ये ईरान ने बहुत कुछ खोया है इस रेजिस्टेंस की लड़ाई के लिए। यहाँ सैंक्शन लगे हुए हैं, यहाँ पिछले 5 साल में इकोनॉमिक कंडीशन भी काफी खराब हुई है, और इस तरह की बहुत सारी समस्याएं यहाँ आई हैं। लेकिन ईरान की जो लीडरशिप है वो डिटरमाइंड है, जिनके लिए शहादत ही सर्वोपरि है। इसके साथ ही लक्ष्मण जी, अमेरिका के रोल को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि इस तरह की जो वॉर सिचुएशन होती है, अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस बार किस तरीके से अमेरिका इसमें हस्तक्षेप करेगा? अभी तक जितने भी मैंने देखी है कि अमेरिका की जो जितने भी लीडरशिप है, वो खास तौर से जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो तो, क्योंकि वहां मैं आपको पहले एक बता दूं कि जब यहाँ 1979 में इस्लामिक इंकलाब हुआ था, तो उसके बाद करीब 2 मिलियन लोग यहाँ से माइग्रेट करके अमेरिका चले गए थे। और वो जो ईरानियन डायस्पोरा है वो बहुत महत्वपूर्ण पदों पर अमेरिका में है, और ईरानियों की खास बात होती है, बहुत बड़े देशभक्त होते हैं। ये इसी वजह से वहां उन्होंने एक लॉबी बना रखी है कि जो आम ईरानी जनता है उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। वो लॉबी जो है ईरानियों की, वो वहां बहुत स्ट्रांग है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगी
कि यहाँ के जो आम नागरिक हैं, जो सिविलियन हैं, वो हर्ट हो। वो जरूर यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन वो यहाँ की आम जनता के खिलाफ भी नहीं है वो। और बार बार ये बात अमेरिकन लीडरशिप ने भी और इजरायली लीडरशिप ने भी पहले कही है कि हम आपके पॉलिटिकल लीडरशिप के खिलाफ हैं, हम आम ईरानियों के खिलाफ नहीं हैं। तो लेकिन अमेरिका का रोल यही रहेगा। लेकिन यहाँ अमेरिका बहुत ज्यादा नहीं चाहेगा कि यहाँ ईरान को वैसे बहुत ज्यादा नुकसान हो, क्योंकि अभी जो एक थिंक टैंक है अमेरिका का, मैं कल इसकी रिपोर्ट पढ़ रहा था, डॉन, उसने भी कहा कि हमने अभी तक 14 बिलियन डॉलर अभी इजराइल को दे दिए हैं और कन्फ्लिक्ट के नाम पर, लेकिन हम नहीं चाहते क्योंकि और इसने उन्हें 42,000 लोग गाजा में मार दिए हैं और इसके बाद इन्होंने लेबनान में भी जो है इन्वेजन शुरू कर दी है। तो ये अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका की मजबूरी में ही आना पड़ेगा उसको इजराइल के साथ। और शायद वो जो आत्मरक्षा की बात है, अब देख लीजिए कि इन्होंने पहले वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना बनाकर इराक पर भी हमला किया, इराक में सत्ता ही खत्म कर दी, अफगानिस्तान पर भी हमला किया। लेकिन ईरान के मामले में लोग ऐसा कभी कुछ नहीं किया। इन्होंने पहली बार ऐसा हुआ है 1988 में, एक बार पहले हुआ था जो ऑपरेशन जेरेनियो चला गया था, जब इन्होंने ईरान की कुछ सैनिक नावें नष्ट कर दी थी। तो लेकिन ईरान की स्थिति बहुत मजबूत है इस मामले में, और मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगता कि ये वार 2-4 दिन से ज्यादा चलेगा।